हेलो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। अभी आफ्टरनून नहीं हुआ वैसे, आई थिंक देयर इज सम टाइम। जी सर। गौरव जी, आपने एग्रीकल्चर के बारे में आपसे पहले डिस्कशन हुआ है क्या? जी सर, डिस्कशन हुआ है सर। एक्चुअली ये मैंने हॉबी हटा दी है अभी। अच्छा, हटा दिया आपने? अभी क्या एग्रीकल्चर लिखा है आपने? सर अभी बड़े बुजुर्गों से बातचीत करना और गायत्री मंत्र का उच्चारण। अच्छा, गुड। लेकिन ये बड़े बुजुर्गों से एक तो शब्दों आपका जो है ना उच्चारण थोड़ा थोड़ा सही कीजिए। आपने अभी शब्द देखा, आपने इसको वापस रिपीट करना। बुजुर्ग। जी सर, बड़े बुजुर्गों से बातचीत करना। हाँ, तो ये आप उसमें थोड़ा जल्दी से बोले थे ना, तो उसमें जी जो है ना वो जो है ना जो है ना थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि शब्द आप प्रॉपर वे में नहीं बोल रहे हैं। यू बिलोंग्स टू कहाँ के हैं आप? गंगानगर हैं? जी सर। हम्म। तो वहाँ का डायलेक्ट को कोशिश कीजिए कि वहाँ का डायलेक्ट ना आवे। ओके, बिल्कुल सर। चलिए। आपने उसमें बड़े बुजुर्गों ऐसा मतलब वर्ड को इस तरह से फ्लिप कर गए थे एक वर्ड को आप, हल्का सा। आई थिंक आपने गेस किया होगा फिर बाद में। जी सर, हो सकता है। एक तो जैसे बर्थडे बोले ना, बर्थडे, तो वो जी। नोट बड़े बड़े जो है ना बुजुर्गों से या एल्डर्स से इस तरह जी से सॉफ्टली, यू हैव टू स्पीक वेरी सॉफ्टली। जी सर। अच्छा, एक 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 आपने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि आपने बड़े बुजुर्गों से तो बात तो करते हो, आप किस तरह के सब्जेक्ट पर, राजनीति पर बात करते हो, समाज पर करते हो, ज्योग्राफी पर करते हो, विज्ञान पर करते हो, स्वास्थ्य पर करते हो, किस मनोविज्ञान पर किस तरह की बात करते हो आप उनसे? सर सामान्यतः लगभग हर विषय पे बातचीत सर शुरू हो जाती है सर, जिसमें हम्म मुख्यतः सर मनोविज्ञान से संबंधी विषय और सर उनकी जो निजी जीवन है, तो सर उन विषयों पे ज्यादा बातचीत चलती है। सर उनके जीवन के जो अनुभव है उनसे सीखने को मिलता है। हम्म। जी सर। उसमें आप जो है ना ये फ्रूटफुल डिस्कशन नहीं कर सकते क्या उनसे कि जो अच्छे लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, यू हैव टू डिस्कस जो है ना ऑन द मैटर ऑफ जो है ना इस तरह की कि भारतीय राजनीति क्या है, समाज के बारे में आप किस तरह से पॉजिटिव जो है ना, बहुत सारे जो है ना कुरीतियां फैल रही है, तो उसके बारे में उनके अनुभव कि किस तरह से ट्रेंड, जैसे आजकल एक मोबाइल का ही बहुत ज्यादा हो गया कि छोटा से छोटा बच्चा जो है ना मोबाइल की जो है ना वो एक लत सी पड़ गई है। और भी कई सारे जो है ना मतलब शादियों में बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं लोग, करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। जी और सर। भी कई तरह के लीकर की प्रॉब्लम, और ये जो है ना बहुत सारे नशे की प्रॉब्लम, कई सारी चीजों पर आप उस तरह की जो फ्रूटफुल डिस्कशन है वो बोलना आप कि मैं फ्रूटफुल डिस्कशन करता हूँ उनसे, और उस तरह से बात करता हूँ कि जिससे कि समाज में वो लोग गाइड कर सकें लोगों को, मतलब राह दिखा सकें। जनरल बातें उनकी, देखिए उनकी तकलीफ तो समझना एक बहुत अच्छी सी बात है, लेकिन हर टाइम यू कांट डिस्कस जो है ना ऑन द मैटर ऑफ उनका, ठीक है। उनको नेगेटिव बात होती है ना, अरे आपकी तबीयत कैसी है साहब, तो वो सोचेगा हाँ नबीयत ठीक है साहब, अभी तो गड़बड़ है, तो ये उसको डाइवर्ट करना चाहिए। वी मस्ट बी ऑन जो है ना पॉजिटिव आज। अरे आप एब्सोल्युटली यू आर ऑल राइट, आपको यू हैव टू से यू आर एब्सोल्युटली ऑल राइट बाबू, ए बाबा, बाबा जी, बाबा, या वट एवर में भी जो भी है, दादाजी या जो भी उनका नाम है, नाम लेके बोलना चाहिए। वैसे तो बाबा और दादा या अंकल, नॉट टू से दैट, सर यूं बोलना चाहिए, सर आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। और आप जो बिल्कुल। है ना इस तरह की जो है ना पॉजिटिव डिस्कशन कर सकते हैं। एक, क्यों नहीं आप एक क्वेश्चन और इसी में मैं आपसे एक क्वेश्चन और ही पूछ रहा हूँ सेम सेम पॉइंट पे, कि सफाई के बारे में, आबादी रोकने के बारे में, समाज की बुराइयों खत्म करने के बारे में भी आपको क्या, आपने सोचा कभी ऐसा कि मैं इस तरह की डिस्कशन कर सकता हूँ इनसे? सर किसी जैसे आपने अभी बताया, किसी प्रॉपर विषय पे मैंने अभी इस बारे में सोचा नहीं था। हम्म। लेकिन सर अभी आपने जैसी राह दिखाई है तो मैं इस विषय पे अवश्य बातचीत करूंगा। ऐसा है, वो जो नेहरू जी ने अपनी बायोग्राफी लिखी थी, तो बायोग्राफी में अपना गुणगान नहीं किया था उन्होंने, या उनका जो है ना उसका गुणगान नहीं किया था। नेहरू जी की बायोग्राफी में क्या किया उन्होंने कि देश में ये हो रहा था, या इंदिरा जी को जो पत्र लिखा था, इंदिरा जी को जो पत्र लिखे हैं ना,
वो जी उसमें भी क्या किया उन्होंने, उसमें लिखा है कि आज यहाँ पर जो है हिटलर ये किया, या वर्ल्ड वॉर हो रहा है, या वहां पर ये क्रांति हो रही है, ये हो रहा है, यहाँ अभी राजनीति में ऐसा चल रहा है, इसको कैसे सुधार करें। तो ये जो मतलब पॉइंट्स है ना, आई वॉज थिंकिंग सम टाइम, मैंने दिमाग में आई थी ये बात कि ये इस तरह की, इस पर जो है ना, अगर किसी की मुझे बायोग्राफी लिखनी पड़े तो मैं आई विल राइट उनके डिस्कशन का, तो उनके बारे में तो मैं लिखूंगा थोड़ा सा, बाकी मैं लिखूंगा देश की राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था, जो इस तरह के जो है स्वास्थ्य, जो ना गवर्नमेंट ऑफ के जो ना एक्टिविटीज है, वो सारी चीजें आपको कवर करनी चाहिए। तो आप, ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है वैसे, यू आर व्हाट आई एम टेलिंग, ये सब्जेक्ट आप जो आपने ये रखा है, जो है ना एल्डर से बात करने का, डिस्कशन करने का, लेकिन उसमें आपको उसको पॉजिटिव वे में उनको दो बातें, उनके बारे में यार रोना रोना नहीं रोना है, आपको उसके बारे में पॉजिटिव उनको फीडिंग देनी है, और उनसे पॉजिटिव चीजों के बारे में उनको राह दिखानी है। क्यों, बहुत सारे लोगों को अभी भी, चाहे वो पढ़े लिखे कम होंगे, लेकिन वो उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो ये कर सकते जी हो। अच्छा एक बात बताइए, कृषि जी विभाग के आपको डिप्टी सेक्रेटरी बना दिया जाए, जी सर। तो आप देश में, आप एग्रीकल्चर, हम लोग सब लोग जनरली जो है किसी न किसी रूप में कभी न कभी एग्रीकल्चर फील्ड से जुड़े रहे होंगे, या नहीं है तो भी मतलब किसी न किसी रूप में हम जानते हैं उसके बारे में। तो आप जी अगर डिप्टी सेक्रेटरी बन जाते हैं कभी, आरएस बनकर, तो आपका क्या मोटो होगा यहाँ पर, आपके प्रदेश के लिए, आपके जो है ना राजस्थान के लिए, आपका क्या जो है ना गोल होगा? जी सर। हम्म। सर इसमें जो हमारे, जब मैं मेरे प्रदेश की बात करूं तो इसमें किसानों के समक्ष सबसे बड़ी जो दुविधा है वो सर पानी को लेकर के है। तो हम्म। सर उसके लिए कुछ अच्छा काम किया जा सकता है। हम्म। दूसरा सर, अभी वर्तमान में गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स अलग अलग सेक्टर में चल रही है। जैसे कृषि की आगत को लेकर के बीज बीज हो गया, सिंचाई हो गई, उर्वरक हो गया, इन सब में सर कई सारी स्कीम्स चल रही है। लेकिन सर इनकी अवेयरनेस उस लेवल पे नहीं है ग्रामीण क्षेत्र में। तो सर इनकी अवेयरनेस के लिए एक अच्छा सा प्रोग्राम स्टार्ट किया जा सकता है, जिसमें सर हम्म। स्थानीय भाषा में और लोकल लैंग्वेज के अंदर जो है वो सर किसानों किसानों को उन स्कीम्स के बारे में अवगत करवाया जा सकता है। तो सर ये हम्म। इनिशिएटिव मैं जो है वो लेना चाहूंगा। हम्म। आप एक क्वेश्चन और आपसे, एमएल मेहता साहब राजस्थान के सीएस रहे थे, उनके कुछ योजना के बारे में बता सकते हो कि जो आज भी चल रही है और उन बहुत इंपॉर्टेंट योजनाएं थी, अ, सर मैं प्रयास जो कर। चीफ चीफ सेक्रेटरी रहे हैं बरसों तक, और कई सारे विभागों के वो सेक्रेटरी रहे हैं, आज भी उनकी योजनाएं, बहुत सारी योजनाएं आज भी सरवाइव कर रही है। और खास तौर से एग्रीकल्चर के फील्ड में मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूँ कि वो एक तरह से अमर हो गए, लोग उनको भूल गए, हम लोग सब लोग भूल गए, लेकिन वो जो है ना आज की डेट में भी उनका कंट्रीब्यूशन नहीं भुला सकते हम लोग। कुछ बता सकते हो कि कौन सी योजना आज भी चल रही है उनकी? सर माफी चाहूंगा, मैं एग्जैक्ट अभी उनकी जो स्कीम्स है उनको रिकॉल नहीं कर पा रहा चलो मैं आपको मैं रिव्यू करते समय बताता हूँ आपको। हूँ। बिल्कुल। एक क्वेश्चन आपसे, राजस्थान की युवा पीढ़ी को सफलतम रोजगार सृजक के रूप में आप किस तरह से जो है ना एज ए ऑफिसर, हाउ, मतलब उस तरह की वो सृजक बने, ना कि नौकरी के लिए भागे लोग, वो एक मतलब किस तरह से आप उनको डाइवर्ट करेंगे कि आप जो है ना गवर्नमेंट की नौकरी के लिए ना भागें, आप जो है ना ये काम कीजिए जिससे कि लोगों को एक 10 5 तरह के, या 5 तरह के, 4 तरह के, आप ऐसा जॉब्स उनको सजेस्ट कर सकते हैं क्या? जी सर। हम्म। सर इसमें जो राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या देखी गई है सर, ये हम्म। एक शैक्षणिक समस्या ना होकर के एक सामाजिक समस्या ज्यादा है। सर जो हम्म। राजस्थान का समाज है उसमें सर समाज का प्रेशर एक विद्यार्थी पे रहता है कि वो सरकारी जॉब की जो है प्रिपरेशन करे। तो सर हम्म। इसमें कहीं ना कहीं उद्यमिता की भावना को सर विद्यार्थियों में डालने की आवश्यकता है। तो हम्म। सर इस विषय पे काम किया जा सकता है, जिसमें सर नए उद्यम को सर शुरू करना हो। और उसके अलावा भी हाल ही में जैसे कि राजस्थान सरकार ने ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर खोलने की सर एक नीति सर निर्माण अभी चल रहा है। तो सर हम्म। उसके माध्यम से उनको रोजगार सर उपलब्ध करवाया जा सकता है। सर जिसमें हम्म। मल्टीनेशनल जो कंपनीज है उनके लिए सर फाइनेंशियल सर्विसेज होगी और कस्टमर सर्विसेज होगी।
तो सर उसमें युवा अपना योगदान दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सर हम्म, मेरा मानना है कि स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से युवाओं को सर उद्यमिता की ओर प्रेरित किया जा सकता है। अच्छा, नामीबिया के बारे में आप जानते हो, कहाँ है लोकेशन ये? जी सर। सर ये अफ्रीका महाद्वीप के सर पूर्वी तट पे स्थित है। सर पश्चिमी तट पे स्थित है सर। अच्छा अच्छा। चलो, इसको इसके बारे में अभी कुछ पढ़ना आप, और काफी बहुत कुछ पढ़ना है। जी सर अभी भारतीय प्रधानमंत्री जी की यहाँ पे सर यात्रा हुई है। हम्म। और सर वहाँ का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री जी को मिला है। अब भारत में जो है ना, गांधी जी का जो है ना दक्षिणी अफ्रीका से क्या संबंध है? जी सर। सर गांधी जी सर वहाँ पे गए थे अपने सर एक क्लाइंट के लिए केस लड़ने के लिए। सर वहाँ पे उन्होंने रंग भेद की नीति को लेकर के काफी सर वहाँ पे आंदोलन वहाँ पे उन्होंने किए थे। तो हम्म। सत्याग्रह की वहाँ पे सर उन्होंने स्टार्ट किया था। और कई आश्रम जैसे फिनिक्स आश्रम हो गया, टॉल्स्टॉय आश्रम हो गया सर, ये से जैसे कई आश्रमों की भी उन्होंने स्थापना करी थी। तो हम्म। सर अहम योगदान गांधी जी का वहाँ पे रहा था। आप जो है ना, अगर आरएस बनकर आप, आपका खास मोटो क्या है जो ये करना चाहेंगे आप? जी सर। सर मेरा सर जो मोटो है कि अभी जैसे कि सर मेरा जुड़ाव भी बुजुर्गों से ज्यादा रहता है। तो सर उसमें मैं सर हर तहसील जो हर जो ग्राम पंचायत है उस स्तर पे सर कुछ उनकी अकेलेपन की समस्याओं को दूर करने के लिए सर एक ह्यूमन लाइब्रेरी सर जैसा कॉन्सेप्ट मैं लाना चाहता हूँ। सर जहाँ पे हम्म। सर जो एल्डरली पीपल है वो एकत्रित होकर के और अपने विचारों का आदान प्रदान करें। और कुछ मनोरंजन जैसी सर चीजें भी वहाँ पे उपलब्ध हो सर, जिससे उनका जीवन निर्वाह अच्छे से हो सके। तो हम्म। सर मैं वो करना चाहूंगा। राजस्थान में की गवर्नमेंट का आपको कैसे आकलन करेंगे आप, अभी की प्रेजेंट गवर्नमेंट के बारे में? जी सर। सर राजस्थान की सर जो वर्तमान गवर्नमेंट है वो सर सुशासन को लेकर के लिए अच्छा काम कर रही है। सर लगभग हर क्षेत्र में सर वो बेहतर से बेहतर प्रशासन देने का सर वो संकल्पबद्ध है। और डेटा संचालित और प्रौद्योगिकी संचालित जो सर गवर्नेंस है उसके लिए सर सरकार प्रयास कर रही है। आपको अगर बजट बनाने के लिए अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट लगते हैं, और जी आप डिप्टी सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी आपको कहता है जो है ना फाइनेंस सेक्रेटरी, कि भैया आप जो है ना ये बजट बनाने के लिए आप आउटलाइन तैयार करके मेरे पास लाइए, देन व्हाट विल यू डू? जी सर। सर इसमें मैं सबसे पहले सर जो विभिन्न विभाग हैं उनकी सर जो जो स्कीम्स चल रही हैं और सर विभिन्न विभागों से आउटपुट इनपुट लेकर के कि जैसे शिक्षा विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, कृषि विभाग है, सर इनकी समस्याओं को सुन करके उस हिसाब से सर मैं आवंटन सर निर्धारित करूंगा। सर बजट आवंटन किया जा सकता है। हम्म। नहीं नहीं, उसमें बजट में केवल एक ही चीज दोगे क्या आप फिर? केवल कि उनका वो जो है ना बजट उसी के अनुसार करेंगे, और भी कुछ होगा उसमें शामिल? सर उसमें और जैसे अभी जैसे कि आपने बात करी वर्तमान में जो अपना पूरा इंडिया है वो डेमोग्राफिक डिविडेंड के सर दौर में गुजर रहा है। लगभग देश की 65% आबादी जो है वो युवा सर अभी आंकी गई है। तो सर उनके लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए विशेष सर प्रयास किए जाएंगे। तो सर ये मैं मेरी तरफ से उसमें रखना सुनिश्चित करूंगा। चलिए, मैं आपका रिव्यू कर लेता हूँ। जी एक सर। कृषि विभाग में डिप्टी सेक्रेटरी के बारे में आपसे कहा था, डिप्टी सेक्रेटरी अगर लग जाए तो एक बहुत बड़ी समस्या जो हो रही है वो आपने इसमें उजागर नहीं किया। अभी अभी न्यूज़पेपर में था, कल परसों ही शायद, कल था या एक दो दिन में ही था, कि जी बहुत सारी जगह पेस्टिसाइड और ये जो है ना उर्वरकों का, फर्टिलाइजर्स का उपयोग बहुत ज्यादा हो रहा है, जी और सर। कैंसर की प्रॉब्लम हो गई है कई जगह पर। जी सर। हाँ, ये राजस्थान में भी ऐसा कुछ हुआ है। तो ये इस मामले में, क्योंकि पेस्टिसाइड का ज्यादा मतलब अधिकतम दुरुपयोग हो रहा है, और उसकी वजह से जो है ना ये मतलब खाद्यान्न ही हमारा जो है ना जहर बनता जा रहा है। तो ये बिल्कुल। एक तो बहुत सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा, लोगों को इस पर मोटिवेट करना पड़ेगा कि आप किसी तरह से जो है ना वो उर्वरकों का कम करें, और जो है ना दूसरी जो है तरह के जितने भी तरीके फर्टिलाइजर्स हैं दूसरे जी सर। ऑर्गेनिक, उस पर जो है ना आप जाएं। ये चीजें आपको उसमें जो है ना वो करनी पड़ेगी। एक क्वेश्चन पूछा था, जी सर। एक एमएल मेहता साहब का क्वेश्चन पूछा था। एमएल जी सर। मेहता साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एमएल मेहता साहब के अंडर में मैंने सीधे काम किया था, एंड इट्स ए मैटर ऑफ चांस कि वो बहुत ग्रेट व्यक्ति थे। जब रिटायरमेंट के बाद में उनके पास में मैं गया था किसी काम से, तो वो कह रहे थे कि थोड़ी सी ग्लानि थी उनको, वो किसी बात पर। तो मैंने उनसे कहा था
कि दो तीन बातें उनसे मैंने डिस्कशन किया था कि जी सर, आपको ग्लानि की कोई बात नहीं है, आप कोई माने नहीं माने, लेकिन आपका कंट्रीब्यूशन बहुत बढ़ा है ना। आप उनको सजा देने के लिए, कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उनको सजा देने के लिए कहां पर लगा दिया था? पशुपालन विभाग में लगा दिया था। और पशुपालन विभाग में लगाकर और ये सोचा था कि गवर्नमेंट ने कि ये कुछ नहीं कर पाएगा वहां पर। जी। लेकिन उन्होंने उस विभाग में रहते हुए वहां पर डेयरी का जो है ना, कुरियन जो है ना, वहां पर गुजरात में डेयरी का कार्य कर रहे थे ना उस समय, वो बिल्कुल। कुरियन साहब से मिले। और कुरियन साहब से मिलकर पूरे डेयरी का जो है ना प्रोजेक्ट सारे राजस्थान में उन्होंने डेयरी को जीवित किया, यहाँ के डेयरी प्लांट लगाए। और सब जगह जो है ना वो ये डेयरी प्लांट आज की डेट में जो है ना दूध की सप्लाई जो है ना, पूरे मिल्क की सप्लाई पूरे राजस्थान में प्रॉपर है, ये उन्हीं का कंट्रीब्यूशन है, नंबर वन। फिर बिल्कुल। एक बार दूसरी बात मैंने उनसे ये कही थी, मैं बहुत मिलता था उनसे, बहुत ज्यादा मिलता था, क्योंकि वो फिर बाद में चीफ सेक्रेटरी रहे थे, तब भी उन्होंने मुझे एक लेटर लिखा था। मैं आप लोगों को कभी भेजूंगा, देखो कैसे क्या लेटर जी लिखा है। जी जी सर। एक इसका जवाब मैं इनको दे देता हूँ सर, जी कि एक दो क्वेश्चन का और जवाब रहे। वो बिल्कुल। उन्होंने मेहता साहब ने एक जो है ना वो शुरू की थी, ये आपकी जो है ना कल्प तरु योजना, हाउसिंग बोर्ड की। जी सर। हाँ, वो कल्प तरु योजना और बहुत सारी योजनाएं जो हाउसिंग बोर्ड की थी उन्होंने शुरू की थी। एक क्वेश्चन, एक जो है उन्होंने शुरू किया था, ये क्या कहते हैं उसका नाम, ये जो ना सोयाबीन प्लांट, सोयाबीन की ग्रोइंग पूरे पूरे राजस्थान में जो हो रही है, जहां जहां भी चित्तौड़ में, उदयपुर में, कोटा में, उदयपुर में नहीं, कोटा में है। राजस्थान के कई सारे एरिया में जहां जहां भी सोयाबीन का प्रोडक्शन होता है, वो उन्हीं की कंट्रीब्यूशन है। वो प्रोजेक्ट लेके आए थे वर्ल्ड बैंक से, कहीं से उसका पैसा लेके आए थे, और पूरे राजस्थान में सोयाबीन का उन्होंने कंट्रीब्यूशन वो जो है ना पैदावार की थी। तब मैंने उनको कहा था कि आप जो है ना इस पे क्यों नहीं, आपको क्यों ग्लानी कर रहे हो, इसमें आपने पूरे राजस्थान को कन्वर्ट कर दिया। जो पहले यहाँ पर वो बाजरा और जो सूखे सूखी वो कर रहे थे, और कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, तब उन्होंने इसको कहा था कि हाँ हाँ ठीक है। एनी हाउ, एक क्वेश्चन पूछा था मैंने, युवा पीढ़ी को आप किस तरह से रोजगार के सृजन के लिए जो है ना प्रोत्साहित करेंगे? तो आजकल बहुत सारे दुनिया भर के जो है ना ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना पैसा दे रही है, और उस पर कई तरह के जो है ना आप इस पर विचार कर सकते हो कि वो उनको रोजगार सृजन के लिए कार्य कर सकते हैं। एक नामीबिया की पोजीशन है, वो साउथ वेस्ट में है। जी सर। हाँ, साउथ अफ्रीका के साउथ में। और हाँ। वो साउथ अफ्रीका के ऊपर, और हम्म। वेस्ट वेस्ट अफ्रीका के वेस्ट जो है पार्ट में स्थित है। और अभी जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय को उन्होंने जो अवार्ड दिया था, वो भी आप याद रखना है। जी। जी सर। हाँ, और उसका पूरा डिटेल, और वहाँ वहाँ और कोई कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या हुए थे, वो सारे भी आप देखना। जी। गांधी जी की जिंदगी में दक्षिणी अफ्रीका का आपने उसको भी थोड़ा सा आप देख सकते हो। आपको जो, क्योंकि बड़े ये जो ना एल्डर्स की आप बात करते हो, तो एल्डर्स के बारे में उनका थोड़ा, तो उनका कंट्रीब्यूशन को आप बात कर सकते हो। चलिए, एक सबसे बढ़िया बात मैंने देखी आपकी, राम स्वरूप जी, कि जी आपका स्माइल बहुत अच्छा है। एंड आप जो है जवाब देते हो बहुत पेशेंटली दे रहे हो, हड़बड़ी में नहीं है, मतलब हड़बड़ी में नहीं है, सलीके से। एंड यू आर डूइंग, आपने कपड़े क्लोथिंग व्लोथिंग आपके ये सेव वेव बना के जाना। कब है बिल्कुल। आपका इंटरव्यू? सर 22 जुलाई। 22 जुलाई को, अब ज्यादा दूर नहीं है, तो आप एक दो बार सेव बनाइए, बिल्कुल। ताकि जो ना आपका ग्रेसफुली, आपका जो है ना पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव है, आप डोंट थिंक फील कि आपका पहला यू आर डूइंग समथिंग, नहीं सर, पहला ही प्रयास है मेरा। पहला ही है। हाँ, तो आपकी बहुत सारी शुभकामनाएं। अभी क्या गवर्नमेंट ये कर रही है अभी, कि नए जनरेशन की जो जिनको जॉब नहीं है ना, उनको ज्यादा जो है ना प्रेफरेंस देगी, जहां बिल्कुल। तक मैं सोचता हूँ। जो वन हुज डूइंग, वो तो अपने मार्क्स के उनके जो है ना परसेंटेज के रिटर्न के बेसिस पे होगा, लेकिन प्रेफरेंस जो है ना वो यंगस्टर को दिया जाएगा जो दोज आर नॉट वर्किंग नाउ। जी चलिए, तो राम स्वरूप जी, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ राम स्वरूप जी, मैं जी सर। सर की बात से शुरू करता हूँ। ये आप बियर्ड एंड मुस्टैच दोनों रख रहे हैं या बिल्कुल क्लीन अप रहेंगे? या सर, इसमें मेरे को थोड़ा सा भी डाउट है, तो सर मैं पहले ही इसको सेविंग करवाऊंगा, फिर देखूंगा सर ये क्या, इसका क्या सीन रहता है। अच्छा, आप आज तक ऐसे ही रहे हो सेविंग में? सर मैं अभी रखता ही हूँ, बीएड रखता हूँ, सेविंग में करवाई नहीं। पर वहां तो आपको बियर्ड तो नहीं होना है आपको,
क्लीन हाँ तो क्लीन सेव तो होना ही है। बिल्कुल। मुझे की आपकी जहाँ तक बात है वो आप अपनी इच्छा से रख सकते हैं, है ना। जी सर। मुझे चाप अलाउड है वहाँ। बियर्ड में थोड़ा सा वो लुक, प्रशासनिक लुक नहीं आता है। नहीं और सर, मैं ये करवाऊंगा इसको। हाँ, और मूंछों में भी क्या है कि थोड़ा सा बहुत लंबी नहीं रखें, थोड़ा सा अपने फेस को हम्म, लुकआउट होते हुए ऐसे सेलेक्ट रखें। चश्मा अच्छा है। और हेयर्स थोड़े ट्रिम करवा लें, थोड़े बड़े लग रहे हैं ऊपर से यहाँ से। तो ठीक। बाल ठीक कटिंग करवाई आपने, है मूड है करवाने का? सर, करवाई नहीं है, करवा लेंगे सर। इसको बिल्कुल। करवा लेना थोड़ा सा। ये थोड़ा ठीक। यहाँ बड़ा लग रहा है इधर ही। हाँ सर, यहाँ थोड़ा सा बड़ा सा। तो ये थोड़ा सा ट्रिम हो जाए तो अच्छा रहेगा। चलिए हाँ शुरू करते हैं। ये बिल्कुल सर। बताइए कि ऑपरेशन सिंदूर क्या था? जी सर। सर ऑपरेशन सिंदूर सर पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठनों जैसे कि लश्कर ए तैयबा, सर उनके द्वारा पहलगाम के अंदर सर 22 जून को 22 अप्रैल को आतंकवादी हमला किया गया था। हम्म। सर उसके प्रतिरोध के रूप में भारत सरकार के द्वारा 6 और 7 मई को सर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, हम्म। जिसमें पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों को सर इसमें लक्ष्य बनाया गया था, और सर हम्म। उनको तबाह किया गया था। हम्म। जी सर। अच्छा, ये जो भारत सरकार ने जो ये सिंदूर ऑपरेशन किया है, इससे इंडियन गवर्नमेंट क्या मैसेज देना चाह रही है? जी सर। सर इसमें इंडियन गवर्नमेंट का सीधा मैसेज है सर पूरे वर्ल्ड को, कि सर जो आतंकवाद है उसको लेकर के गवर्नमेंट की एक स्पष्ट नीति है, जिसको जीरो टॉलरेंस की नीति है सर टेररिज्म को खिलाफ। तो और सर ये पहला इसमें पॉइंट है। दूसरा पॉइंट इसमें सर माननीय मोदी जी ने इसमें कहा है कि टेरर और टोक एक साथ नहीं हो सकती। हम्म। और तीसरा उसमें ये भी बोला गया है कि सिर्फ पानी और खून जो है एक साथ नहीं बहा जा सकता। हम्म। तो सर ये कहीं ना कहीं सर जो भारतीय विदेश नीति है उसकी सफलता के रूप में अपने देख सकते हैं। हम्म। जी सर। ठीक है, इसमें देखें आप जो अ, दो पॉइंट तो लगभग मिलते जुलते हैं, खून और अपने टॉलरेंस वाला। तो जी आप कोशिश करें कि पॉइंट थोड़े और बढ़ाएं। जैसे दो तीन पॉइंट अच्छे पॉइंट है आपके, दो जी तीन सर। पॉइंट और ऐड करें। जैसे पहला है कि अगर कोई टेररिस्ट अटैक इंडिया पे होता है तो जी इंडिया सर। घर में घुस के मारेगा। बिल्कुल सर। इसको कहें घर में घुस के मारेगा। ये मैसेज जाता है वर्ल्ड को कि इंडिया अब टॉलरेट नहीं करेगा, जो आपने बात कही उसी का एक बिल्कुल। विस्तार है। नंबर टू है कि भारत ने अपनी जो युद्ध क्षमता है, अपनी जी सर। पावर है, उसको शो किया है। और साथ ही चीनी हथियार जो पाकिस्तान यूज कर रहा था उसकी पोल खोली है। बिल्कुल इंडिया बिल्कुल। ने उसको बिल्कुल भी सक्सेस नहीं होने दिया। बिल्कुल। तीसरा ये है कि पाक ने जो तुर्की से ड्रोन और ये फतेह मिसाइल और ये मंगवाई थी, वो भी उसकी भी पोल खुली है। तो और चौथा पॉइंट आप इसमें कूटनीतिक सफलता का जोड़ेंगे कि भारत की ये कूटनीतिक सफलता थी कि तुर्की, अजरबैजान, इन्होंने प्रत्यक्ष सहायता की, चीन ने पर्दे के पीछे से सहायता करी। इसके जी अलावा सर। पूरे विश्व ने भारत का समर्थन किया है। तो ये भारत की एक कूटनीतिक सफलता है। डिफरेंट। ये एक पॉइंट आप इसमें क्लियर करें। अच्छा, एक पॉइंट और कहें कि इस माध्यम इसके माध्यम से आतंकवादियों ने भारत में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की। हिंदुओं को मारा, मुस्लिमों को अलग खड़ा किया। तो उनको लगा कि हो सकता है भारत में दंगे हो जाएं। पर भारत सरकार इस पर सतर्क रही। भारत की जनता समझदार निकली, और उन्होंने इस तरह की उनका कोई भी मंसूबा कामयाब नहीं नहीं हुआ। हो। ये बात एक जरूर इसमें आप बोलें। एक और पॉइंट ये बताइए कि जो तमिलनाडु से संबंधित जो मैटर हुआ है, राज्यपाल का, जी सर। राष्ट्रपति का जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है, वो जी। क्या है उसको क्लियर करिए। जी सर। सर इसमें जो तमिलनाडु के गवर्नर महोदय है माननीय हम्म। आर एन रवि जी, सर हम्म। उनके द्वारा तमिलनाडु सरकार के द्वारा विधानसभा द्वारा पारित कुछ 10 विधेयकों को सर उनके द्वारा रोक के रखा गया था। हम्म। तो सर उसको काफी लंबा वक्त बीत गया, तो उसके बाद में माननीय न्यायालय ने इसके ऊपर निर्णय दिया। हम्म। इसमें सर माननीय न्यायालय का तर्क है कि सर जो चुनी हुई सरकार है, हम्म। सर उसको लगभग हर 5 साल के बाद में जनता के समक्ष जाना पड़ता है। तो सर कहीं ना कहीं वो सरकार ही जनता के प्रति प्रतिबद्ध होती है। तो सर हम्म। इसमें जो मनोनीत व्यक्ति है वो इस प्रकार से रोकना असंवैधानिक उन्होंने करार दिया है। और हम्म। आर्टिकल 142 का उपयोग करते हुए, पूर्ण न्याय का उपयोग करते हुए उन सभी विधेयकों को पारित मान लिया गया है। तो सर ये इसमें डिसीजन जो है माननीय न्यायालय के आर्टिकल द्वारा कौन दिया। सा बताया आपने?
सर आर्टिकल 142, 142 के तहत। क्या है ये आर्टिकल, क्या है? जी सर। सर इसमें पूर्ण न्याय की अवधारणा दी गई है, जिसमें न्यायालय जो होता है, सुप्रीम कोर्ट है, उसको एक यूनिक इसमें शक्ति मिल जाती है, जिसके तहत जो भी कार्यपालिका और विधायिका के द्वारा प्रशासन के अंदर रिक्तियां छोड़ी गई है, हम्म। सर उनको उनको न्यायालय जो है वो पूर्ण कर सकता है अपने हम्म। आदेशों के माध्यम से। और ठीक। अपने। जी सर। अच्छा, ये बताएं कि आपको नहीं लगता कि ये न्यायपालिका का कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप है? जी सर। सर इसमें अपने सर माननीय उप राष्ट्रपति जी हैं जगदीप धनखड़ जी, उनके द्वारा भी ऐसा एक वक्तव्य दिया गया था। हम्म। तो सर इसमें मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं सर इसमें न्यायिक सक्रियता, सर न्यायिक जो अतिक्रमण है वो एक हिसाब से देखा जा सकता है, क्योंकि हम्म। इसमें राष्ट्रपति महोदय है, उनको भी सर निर्देश दे दिए गए हैं, और उनके हम्म। विरुद्ध भी मेंडेमिस जो परमादेश जो रिट है वो उनके खिलाफ जारी कर दी है। हम्म। तो सर कहीं ना कहीं जो चेक एंड बैलेंस है वो तीनों अंगों का सर थोड़ा बिगड़ रहा है। बहुत अच्छा उत्तर है आपका, पर इसको आप ये प्रयास करें कि मेरी तरफ से नहीं हो, मेरा मानना है, मैं ऐसा सोचता हूँ। इसके बजाय आप इसका रेफरेंस लीजिए कि संविधानविदों का ये तर्क है, या माननीय उपराष्ट्रपति जी का जो आपने बोला है उनका जी ऐसा तर्क है, ये ऐसा बोले खुद की तरफ से। क्योंकि क्या है कि आप प्रशासक बनने जा रहे हैं, तो जी आपको न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों को फेवर करना है। बिल्कुल। आप सरकार का अंग बनने जा रहे हैं, तो फिर वहां थोड़ा बचें। हाँ, अगर वो आपको स्पेसिफिक ही कर दें कि नहीं, अब आप ही बताओ आपका क्या तर्क है, तो फिर संविधान का दृष्टांत देते हुए आप अपनी बात कह सकते हैं, और दोनों को संतुलन बनाते हुए कहिए इसका। जी सर। संविधान में ऐसा है, तो चेक एंड बैलेंस के लिए ये जरूरी भी है। वो बात, आपका पॉइंट ठीक है इसमें। ठीक है। एक पॉइंट इसमें आता है, न्यायिक अतिरेक और न्यायिक सक्रियता। जी सर। ये क्या है? जी सर। सर न्यायिक सक्रियता, सर न्यायालय को प्रदान की गई सर एक अदृश्य प्रकार की शक्ति है, हम्म। सर जिसमें जो कार्यपालिका के द्वारा कुछ एक प्रशासन में जो रिक्तियां छोड़ दी जाती है उनको हम्म। पूर्ण करने के लिए स्वयं न्यायालय आगे आकर के और स्वतः संज्ञान लेकर के कुछ एक मुद्दों पे सुनवाई करता है जनहित में। ठीक। सर वो न्यायिक सक्रियता के अंदर रखा जाता है। हम्म। सर न्यायिक अतिरेक, सर जब न्यायिक सक्रियता का अत्यधिक मात्रा में उपयोग हो जाए, जिससे कार्यपालिका की शक्तियों को भी न्यायालय अपने हाथ में ले ले, तो सर हम्म। उसको न्यायिक अतिरेक के रूप में देखा जा सकता अतिरिक्त, गुड। ठीक। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा कि है। जी सर। ये जो आपका इसका है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एक बोनसाई टेक्निक होती है, बोनसाई टेक्निक। सर मैं सुन नहीं पाया एक्चुअली। बोनसाई, बोल सही। बोनसाई टेक्निक। माफी चाहूंगा सर हाँ, इसके बारे में। आपका वो उसने अभी हटा दिया है। इसमें क्या है कि वो हाँ। बरगद, पीपल आदि छोटे आकार के पेड़ है, उससे कुछ संबंधित है ये। तो आप देख लेना एक बार। और आपने लिखा है गायत्री मंत्र। जी सर। क्या अर्थ होता है गायत्री मंत्र का? सर गायत्री मंत्र सर ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है, सर हम्म। जो कि भगवान सूर्य को समर्पित है। सर हम्म। इसका भावार्थ कुछ इस प्रकार से है कि हे परम तेजस्वी, पवित्र और सर पूजनीय सावित्र देव, हम्म। अ, सर हम आपके दिव्य प्रकाश का सर ध्यान करते हैं। हम्म। आप हमारी बुद्धि को सद्मार्ग पर प्रेरित करें। हम्म। जी ये सर। उच्चारण करना आपने अभी लिखा है, तो कितनी जी बार सर। उच्चारित करते हैं इसको? सर मैं प्रातःकाल जो है उठ के सर इसका 11 बार उच्चारण करता अच्छा। हूँ। जी सर। बाकी दिन में नहीं करते? सर दिन में सर जब मैं कभी थोड़ा सा स्ट्रेस फील करता हूँ तो सर मन में इसका उच्चारण कर लेता हूँ। ओके। जी गुड। सर। रामस्वरूप जी, ओवरऑल गुड है, आपके उत्तर बहुत अच्छे हैं, मैच्योर उत्तर है, बढ़िया है। बस थोड़ा सा ये जो आपका गेटअप है, इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना पहले से। चश्मा बिल्कुल। आपका अच्छा है, हेयर स्टाइल भी बढ़िया है, और शब्द चयन, भाषा शैली सब कुछ अच्छा है। कहीं कहीं उत्तर बड़े हो जा रहे हैं, सब जगह नहीं, कहीं कहीं आप थोड़ा फ्लो में, पूरा पैरा फॉर्म में बोल जाते हैं। आप ट्राई करें कि पॉइंट आउट करें, थोड़ा सा कुछ कुछ पॉइंट्स में उत्तर देवें, और थोड़ा सा उसको डाइवर्जन लाएं। जैसे ये ऑपरेशन सिंदूर है या अन्य है, तो उसमें आप ट्राई करें कि कम से कम 3 या 4 पॉइंट हम बता पाए। ठीक है। जी। बाकी बढ़िया, आपका ऑल द बेस्ट। ओके सर। जी दिनेश सर। नमस्ते राम स्वरूप जी। नमस्ते सर। कहाँ, गंगानगर से हो राम स्वरूप जी? सर जी मैं सर। एक एक बात कहूंगा कि जब रामस्वरूप जी पैनल में जाएं तो आप पहले नमस्ते करें। ठीक।
रामस्वरूप जी समझ पा रहे हैं? जी सर। आपको नमस्ते करना है पहले। जो पैनलिस्ट है वो आपको नमस्ते नहीं करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ जी सर। रामस्वरूप जी, आप मूलतः श्री गंगानगर के निवासी हैं। जी सर। क्यों ये इसका श्री गंगानगर नाम क्यों पड़ा जिले के पीछे, क्या रीजन रहा इसका? जी सर। सर इसका जो बसावट है वो महाराजा गंगा सिंह जी ने करवाई थी। सर पहले इसका पूर्व में नाम रामनगर, सर इसको जाना जाता था रामनगर नाम से। तो सर महाराजा कब गंगा। बसा इसकी जी सर। कब कब हुई थी इसकी स्थापना? सर इसकी श्री गंगानगर के रूप में स्थापना इसकी सर 1927 में, सर जब गंगा नहर जो महाराजा जी के द्वारा लाई गई थी उसके बाद में। ठीक है। और क्या क्या काम करवाए थे गंगा सिंह जी ने श्री गंगानगर एरिया में? सर मेनली तो मैं अभी गंगा नहर के बारे में सर अवगत हूँ, भी गंगा नहर को लेकर के आए थे। सर उसके अलावा गंगानगर संदर्भ में मैं कोई काम अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है। ये जो अभी जो नए जिलों की स्थापना हुई थी, क्या उसमें गंगानगर में भी कोई नया जिला बना था आपके उधर? जी सर। कौन सा जिला बना था? सर अनूपगढ़ नाम से एक नया जिला बना था। उसमें कौन कौन सी तहसीलें शामिल की फिर? सर उसमें रावला, गड़साना और सर ये ये तहसीलें शामिल करी थी। तो अभी जब वापस कुछ जिले जो खत्म किए थे, क्या उसमें उनको खत्म कर दिया है या अनूपगढ़ अभी भी है? नहीं सर, अनूपगढ़ को खत्म कर दिया गया। खत्म कर दिया गया। जी सर। ठीक है। क्या ये फैसला सही है उसको खत्म करना है, या जिले की आवश्यकता थी श्री गंगानगर में एक अलग जिले की? जी सर। सर इसमें जैसा कि सरकार के द्वारा एक सर वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रिटायर्ड ललित हाँ के पंवार जी की अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी। सर हाँ। उन्होंने अपनी सिफारिश में सर रिपोर्ट में कुछ एक बिंदु दिए थे। सर हम्म, सर उन मानदंडों के हिसाब से अनूपगढ़ जो है वो खरा नहीं कर रहा था। तो सर उस हिसाब से इसको सर निरस्त कर दिया गया। ठीक है। क्या मानदंड थे वो? सर उसमें जैसे उसमें रखा गया था कि प्रशासनिक दृष्टि से सर वित्तीय बोझ भी सर जो बढ़ रहा था। हम्म। और सर इतना बहुत ज्यादा बड़ा जिला भी नहीं है, तो इन सब चीजों को देखते हुए और एक सर बॉर्डर के एकदम नजदीक डिस्ट्रिक्ट सर वो पड़ रहा था अनूपगढ़। और हम्म, सर वहाँ पे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक डिस्ट्रिक्ट के संचालन के लिए आवश्यक होता है, सर वो पर्याप्त मात्रा में नहीं था। तो सर ठीक इन सब कारणों को देखते हुए इसको निरस्त किया गया। है। श्री गंगानगर में कौन सी नदी बहती है अभी आपके वहाँ? सर अभी घग्गर नदी जो है सर वो बहती है। तो घग्गर नदी का कुछ पुराना नाम भी बताया जाता है। जी सर, ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में ये सरस्वती नाम से सर नदी का यहाँ से गुजरती थी। तो अभी राजस्थान सरकार या भारत सरकार जो सरस्वती नदी है उसका मार्ग खोजने के कुछ प्रयास कर रही है। जी सर, इसके लिए सर एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। हम्म। सर वो किसकी अध्यक्षता में है वो मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन सर ठीक। ऐसा प्रयास चल रहा है। ठीक है। आप रामस्वरूप जी मैथमेटिक्स से हैं। जी सर। क्यों पढ़ते हैं अपन मैथमेटिक्स? जब आप सिविल सेवा में आ जाएंगे उसके बाद में मैथमेटिक्स की कहीं कोई आवश्यकता नहीं होगी। क्या इम्पोर्टेंस है मैथमेटिक्स की आम जीवन में, कि जिसको मैथ आप मुझे सजेस्ट कर सको कि आपको मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए? जी सर। सर इसमें कई सर रीजन हो सकते हैं इसके। हम्म, सर पहला जो रीजन जो सर मैं खुद ने भी मैंने महसूस किया है कि मैथमेटिक्स कहीं न कहीं सर मेरे को लॉजिकल और सर एनालिटिकल थिंकिंग देती है। हम्म, तो सर ये एक इसका पॉइंट हो सकता है। दूसरा दूसरा इसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट आ जाता है। अपने सर चीजों को तटस्थ होकर के देखते हैं, और सर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी है सर वो हम्म, डेवलप होती है। तो ठीक। सर ये कुछ एक सर जो गुण है वो मैथमेटिक्स से आते हैं। राजस्थान में जो भीनमाल पड़ता है, वहाँ एक काफी फेमस गणितज्ञ है, उनका नाम बता पाएंगे आप? जी सर। सर ब्रह्मगुप्त जी हैं सर, वो बड़ा नाम उनका रहा है मैथमेटिक्स में। कौन सी किताब लिखी थी उन्होंने? सर उन्होंने दो पुस्तकें मैं भी उनके ध्यान में आ रही है मेरे को, एक तो सर ब्रह्म स्फुट सिद्धांत और एक खंडन खाद्य। ठीक है। उनका कोई ऐसा कोई सिद्धांत था जो आपको याद आ रहा है, जिस तरीके से वो इतना फेमस है? सर उनका सिद्धांत एग्जैक्ट तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन एक दो सर मैंने उनके बारे में कुछ अध्ययन किया तो मेरे सामने आया सर। एक तो उन्होंने साइन की वैल्यू दी थी। हम्म। अ, जी सर। उसके लिए उन्होंने फॉर्मूला इजाद किया था। उसके अलावा सर उन्होंने एक सर जो हीरोन फॉर्मूला अपने वर्तमान में पढ़ते हैं उसका प्रारंभिक स्वरूप उन्हीं के द्वारा दिया गया था। हम्म। और सर जीरो की जितनी भी संक्रियाएं हैं, जीरो के किस प्रकार से प्लस किया जाता है, माइनस किया जाता है, तो सर उसमें भी उनका सर योगदान था। और एक साइंस में उदाहरण है प्लायन वेग। क्या होता है प्लायन वेग?
सर प्लाइन वेग वह गति है जिसके माध्यम से कोई ऑब्जेक्ट जो है उस ग्रह के सर ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकल जाता है सर, जो कि अर्थ के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। तो ऐसा जो हर जो ग्रह है उसका ये समान ही रहता है, या फिर जो हर ग्रह है उनका अलग अलग प्लाइन वेग रहता है? सर ये हर ग्रह का अलग अलग प्लाइन वेग। जैसे कि पृथ्वी का प्लाइन वेग आप बता रहे थे 11.3। 11.2 सर। 11.2 ठीक है। तो जब मुझे ये पता है कि पृथ्वी का 11.2 प्लाइन वेग है, तो इसके क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं? मैं इसका फायदा किस तरह से उठा सकता हूँ? इसके क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं? जी सर। सर इसमें पहला जैसे फायदा कि सर अभी उपग्रह और सैटेलाइट जैसे कि लॉन्च किए जाते हैं, तो हम्म। उनमें सर जो मिनिमम स्पीड है सर वो इससे ऊपर रखी जाती है, जिससे कि वो पृथ्वी की कक्षा से बाहर चले जाएं और ग्रेविटेशन का प्रभाव उन पे कम से कम पड़े। तो हम्म। मुख्यतः इसका ये सर जो है एप्लीकेशन रहता है। चांद का जो प्लाइन वेग है और पृथ्वी का प्लाइन वेग है, उसमें से ज्यादा प्लाइन वेग किसका है? सर इसमें क्योंकि प्लाइन वेग जो ग्रह होता है उसके मास पे डिपेंड करता है, तो सर अर्थ का प्लाइन वेग ज्यादा है। ठीक है। अभी एक नाम है, वो टेक्नोलॉजी है, वो काफी चर्चा में रहती है। उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या है ये? जी सर। सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से सर जो मशीन है उसको सर वो मानवों की तरह सोचने समझने जैसे कार्य वो संपादित करे, तो इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल जो है किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक तकनीक आती है डीप फेक। जी सर। नाम सुना आपने इसके बारे में? जी सर। क्या है ये तकनीक? सर डीप फेक के माध्यम से सर एआई का इस्तेमाल कर करके और सर जो विभिन्न ऑडियो वीडियो इनका सर इनको रूपांतरण किया जाता है इनका, और सर किसी अन्य व्यक्ति के सर किसी जो बड़ी फिगर्स हैं उनका सर चेहरा इस्तेमाल कर करके और सर इसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, तो सर ये डीप फेक के अंदर रखा जा सकता है। तो क्या आप मानते हैं क्या ये जो आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी है, वो एक तरह से इसका जो मिस यूज है वो ज्यादा हो सकता है, और जिससे कि जो आम जीवन है वो काफी प्रभावित हो सकता है, या फिर आप मानते हो कि ये एक तरह से वरदान है? जी सर। सर मेरा मानना है कि सर हर जो टेक्नोलॉजी उसके दोनों पहलू होते हैं, उसके कुछ सकारात्मक पहलू भी होते हैं और नकारात्मक पहलू भी होते हैं। हम्म। तो सर जो एआई है उसके सकारात्मक पहलू ज्यादा हैं और इसके नकारात्मक पहलू कुछ एक हैं सर, हम्म। जिनको रेगुलेशन के माध्यम से खत्म किया जा सकता है। तो इसके लिए प्रॉपर अगर रेगुलेट तरीके से एआई का इस्तेमाल किया जाए तो सर ये वरदान मैं मानूंगा इसको। मैं आपको कोई एक वीडियो भेजूंगा जो डीप फेक से जनरेट किया हुआ है। आप कैसे पता लगाएंगे कि ये वीडियो डीप फेक द्वारा जनरेट किया हुआ है? क्या आप उसको पता लगा सकते हो कि कुछ चीजें जिसमें आम आदमी पता लगा सके कि भाई ये डीप फेक द्वारा जनरेट है, ये ओरिजिनल वीडियो नहीं है? सर इसके लिए भी कोई टेक्नोलॉजी सर मैं अभी ध्यान में नहीं है मेरे को। नहीं, सर जैसे अपन टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहे, जैसे एक जनरल, जैसे मेरे मोबाइल पे कोई व्हाट्सएप पे वीडियो आया, मैं उसको देख रहा हूँ, तो क्या मैं मैं देख सकता, मैं ऐसे जान सकता हूँ क्या ये डीप फेक से क्रिएटेड है, या फिर ऐसी कोई उसमें कमियां, तो कुछ तो कमियां होगी उस वीडियो में जिससे मैं पता लगा सकूं कि भाई ये डीप फेक से जनरेट है या फिर ओरिजिनल वीडियो है? सर उसमें वो थोड़ा सा ओरिजिनलिटी का अभाव रहता है, तो हम्म। कहीं ना कहीं वो देख के इसे समझ में आ सकता है, लेकिन कई बार सर उसको बहुत ही माइन्यूटली अगर प्रिपेयर किया हो तो सर समझना मुश्किल हो जाता है। चलो ठीक है। रामस्वरूप जी, आपका एक्सपीरियंस, आपका जो कॉन्फिडेंस वगैरह है वो काफी अच्छा है, और थोड़ी फैक्चुअल जानकारी आप थोड़ा और बढ़ा ले। हालांकि कब है आपका इंटरव्यू? सर 22 जुलाई। हाँ ठीक है, आप इसी कॉन्फिडेंस के साथ जाइए। और जैसे मान लो कि कहीं जहाँ पे आपको अगर नहीं आ रहा हो कुछ, तो वहाँ आप माफी मांग सकते हैं आराम से। और काफी अच्छा है, आराम से आप दीजिए, इस्माइल के साथ दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। बेस्ट विशेष। जी सर। जी सर, थैंक यू। आ, गौतम सर हमारे साथ है, रक्षा शर्मा। रक्षा जी का सेकंड मॉक है। रामस्वरूप जी, आपका कब है इंटरव्यू? सर मेरा 22 जुलाई को। 22 जुलाई है, ठीक है। आपके पास जो समय है उसका अच्छा उपयोग करें। ऑल द बेस्ट। ओके सर, थैंक यू सो मच अच्छा। सर।